हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा पिछले एक सेशन में हमने COP 15 पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत एक फ्रेमवर्क अपनाए जाने की बात की जा रही थी। अब हाल ही में हमें पता चला है कि वह फ्रेमवर्क अपना लिया गया है। ऐसे में परीक्षा में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं जो आपको उत्तर में लिखने होंगे। तो इस उत्तर को लिखने के लिए आपको फ्रेमवर्क में मौजूद उन सभी पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। इसमें कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2030 के लिए, 2050 के लिए, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, क्या कहता है, COP 15 का नया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत बात जो की जा रही थी एक लंबे समय से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंतर्गत, जो कि जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के है, इसका फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यू ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क न्यूज आई है, इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। चर्चा क्यों की गई है इस पर थोड़ी सी बात और कर लेंगे। इसमें बायोडायवर्सिटी का क्या महत्व है इसको समझेंगे। एक शब्द आएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल संधि, इसका लक्ष्य क्या है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं COP 15 के अंतर्गत, तो एक नाम ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल संधि का कैसे आ गया, इसको भी जान लेंगे ये कैसे आया। इसके अलावा इसमें 2050 तक का जो रोड मैप है वो क्या कहता है, और एक धन की व्यवस्था की बात है, क्योंकि जब भी ऐसे समझौते होते हैं तो हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है फंडिंग को लेकर के, कि वित्त कैसे मिलेगा, कैसे देश उन व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। यहाँ पर चुनौतियां क्या क्या है इनको देखेंगे, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई प्रश्न प्रीलिम्स के स्तर पर भी बन जाए तो उससे जुड़े तथ्यों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। यह विषय किससे जुड़ेगा, GS पेपर 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सेक्शन से, और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत भी इसको पूछा ही जा सकता है। तो चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की बैठक का आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चीन ने की थी। और इसका आयोजन कुछ समय पहले चीन के कुनमिंग शहर में किया जाना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इसका आयोजन कुछ समय तक टाला जाता रहा, और फिर अंत में जाकर के कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका आयोजन किया गया। इसलिए आपको दिखाई देगा कि इसका जो आयोजन है वो कनाडा में किया गया है, जबकि इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। तो इसलिए आएगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो संधि हुई है उसका नाम आएगा। जैविक विविधता पर या जैव विविधता पर कन्वेंशन इसको कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। तो पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना इसका मकसद है या इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, और कैसे हम जैव विविधता का सतत उपयोग कर सके इसको बढ़ावा देना इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ताकि देश उन प्रक्रियाओं को अपना सके, उन व्यवस्थाओं को सीख सके कि ज्यादा से ज्यादा नियमों के अंतर्गत रह करके हम जैव विविधता को बचा करके रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का जो समझौता हुआ है उसे क्या कहा है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसे 196 सदस्य देशों में से 188 की सहमति मिली है और इसे स्वीकृत कर लिया गया है। तो मकसद है मौजूदा जैव विविधता को बचाना। इसके लिए 2050 तक के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और 2030 के लिए इसमें 23 लक्ष्यों की बात की गई है। इसके अलावा 30% तक जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम ठीक करेंगे। अंतर्देशीय जल, तटीय यानी कोस्टल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हम बहाल करेंगे, यानी कि रिस्टोरेशन की बात है कि जो सिस्टम बिगड़ गया है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। आगे बढ़े तो पहले शुरुआत करें कि बायोडायवर्सिटी का महत्व क्या है। आखिर क्यों हमें शेर, बाघ, चीता, किसी अन्य तरह के जंगली भालू, सुअर, कुत्ते को बचाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, हम लोग तो ठीक से जी रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आएगा वेब ऑफ लाइफ, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे आसपास जो भी जीवन की दूसरे स्वरूप मौजूद हैं वो भी हमसे उतने ही कनेक्टेड हैं जितने हम एक इंसान के रूप में किसी दूसरे इंसान से कनेक्ट हैं। जैसे कि कई सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, कई सारे पक्षी, ठीक, चंद्रमा, गाय, यहाँ पर छोटे जीव, मिट्टी, घर, हमारी हवा, घास, सूर्य, पानी, ये सभी जो भी हमारे आसपास मौजूद संसाधन हैं ये एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस पारिस्थितिकी तंत्र से हम बाहर नहीं हैं, उसका ही एक हिस्सा है। अक्सर हमें ये देखने को लग सकता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने की वजह से इंसानों का प्रभुत्व इस पूरी प्रकृति में बहुत ज्यादा है। हम लगभग सभी चीजों पर नियंत्रण करते हुए दिखाई देते हैं इंसान के रूप में,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी व्यवस्था केवल और केवल इंसानों के द्वारा ही संचालित हो रही है। हम प्रकृति के द्वारा बनाए गए इस पूरे स्वरूप की, इस पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा है। ऐसे में अगर बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो मनुष्य का अस्तित्व भी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमें समझना है कि बायोडायवर्सिटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मनुष्य बाकी जीवों के साथ सह अस्तित्व में रह सके। तो सीबीडी की बात करें, सीबीडी क्या कहता है कि अब तक लगभग 1.75 मिलियन प्रजातियों की पहचान की गई है कुल प्रजातियों में से, और कितने की संभावना है? लगभग 13 मिलियन प्रजातियां हो सकती हैं, जिसमें से हमने केवल इतनी ही पहचानी है, जिसमें कई सारे कीट भी शामिल हैं। तो ये बात हुई। अब पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या क्या है, क्या क्या हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं? तो मनुष्यों को प्रकृति से भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, फाइबर, आश्रय, निर्माण के लिए सामग्री, कच्चा माल, वायु और जल शुद्धिकरण, बहती हुई नदियां जल को शुद्ध रखती हैं, पीने योग्य रखती हैं, जलवायु स्थिरीकरण, पौधों का परागण कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसके ना होने से क्या दिक्कत होगी? बाढ़ की स्थितियां, सूखा, अत्यधिक तापमान, हवा के प्रभाव को कम करना, ये सभी लाभ हमें मिलते हैं। आप मान लीजिए कि पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध करके रखते हैं। अगर समूल रूप से हम वनों का विनाश कर दें, अगर सभी पेड़ पौधों को हटा दें, तो नदियों के आसपास जो तट हैं वहां पर मौजूद जो मिट्टी है वो और भुरभुरी हो जाएगी और ज्यादा बिखर जाएगी। ऐसे में जब भी बरसात होगी तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ की स्थितियां आ सकती हैं। पेड़ पौधों की कमी से सूखे की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि पूरा जो एक एनवायरमेंट सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। आपने जब पर्यावरण वाला सेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें इन सभी चीजों को, इन सभी अवयव को समझा होगा, ज्योग्राफी के बाद एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। तो विघटन के गंभीर प्रभाव होंगे, जैसे कि कृषि करना हमारे लिए इतना सफल नहीं रहेगा। दूसरा, असामान्य जलवायु पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा सर्दी। प्रजातियों को नुकसान होगा, जिससे अंततः पृथ्वी का क्षरण होते हुए हमें दिखेगा और पृथ्वी से जीवन खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो बायोडायवर्सिटी के महत्व हमने समझा। अब यहाँ पर एक संस्था का जिक्र है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। थोड़ा सा लंबा है, इसी को कह रहे हैं IPBES। इन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि लगभग 1 मिलियन प्रजातियों के विलुप्ति का खतरा है आने वाले समय में। तो हम आर्थिक विकास के मौजूदा मॉडल को अगर फॉलो करते रहेंगे और वर्तमान समय में जिस जीवन शैली को अपना रहे हैं उसे ही फॉलो करते रहेंगे, तो हमारे लिए एक पृथ्वी पर मौजूद जो संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे। हमें एक पृथ्वी से ज्यादा, लगभग 1.5 से भी ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमें 1.6 पृथ्वियों की जरूरत पड़ेगी वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए। ठीक है, तो अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल संधि में क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। 2030 के लिए कुछ लक्ष्य हैं, जैसे हरित क्षेत्रों का संरक्षण करना है, हमें जो एरिया डिग्रेड हो गए हैं उनको ठीक करना है, बहाल करना है। संरक्षण के लिए हमें संसाधनों को जुटाना है, क्योंकि बिना संसाधनों के संरक्षण के प्रयास संभव नहीं होंगे, जिसमें फंड सबसे बड़ी चीज है। जैव विविधता को संरक्षित करने वाले देशों के लिए हमें मुआवजे की व्यवस्था करनी होगी, यानी ऐसे देश जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में जैव विविधता का ध्यान दिया है, इस तरीके से उसका दोहन नहीं किया है, उनके लिए हम क्या मुआवजा देंगे। क्योंकि अगर उनकी जीडीपी या इकोनॉमी हमें कमजोर दिखती है तो वहां पर हमें जैव संसाधनों को भी तो देखना होगा। अभी हम इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे फिर कंक्लूजन में। इसके अलावा प्रजातियों के विलुप्त होने से जुड़ी उन गतिविधियों को हमें चिन्हित करना है और रोकना है जहां पर मानव इसका जिम्मेदार है। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को आधे से कम करना। ये जो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको उत्तर में लिखने होंगे। इसके अलावा प्रदूषण को गैर हानिकारक स्तर तक हम कम करेंगे, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करेंगे, समुद्र में जो अम्लीयता बढ़ती जा रही है उसको भी कम करेंगे, और कुछ अन्य तरह के लक्ष्य होंगे। इसके अलावा इसमें यह नहीं कहा गया है कि हम जैव विविधता के उपयोग को ही एक तरीके से बंद कर देंगे। प्रकृति के संसाधनों का उपयोग तो करेंगे, लेकिन उनका अत्यधिक दोहन नहीं करेंगे, इसको हमें रोकना है, तभी हम सतत विकास की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा स्वदेशी समुदायों की बात की गई है, उनके अधिकारों और संरक्षण के प्रयासों में उनकी भागीदारी का महत्व, ताकि जो भी स्थानीय स्तर पर लोग रहते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं या फिर मूल निवासी कहते हैं, उन लोगों ने जो प्रकृति का संरक्षण पहले से कर रखा है उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हम महत्व देंगे
और उनके अधिकारों को भी मान्यता देंगे, ताकि उनके संरक्षण के प्रयास वो इसी तरीके से अपनी जीवन शैली के अंतर्गत शामिल रख सके। महिलाओं और स्थानीय समुदायों की भी भूमिका की बात है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि से जुड़ी हुई पद्धतियों की भी बात की गई है कि कृषि पद्धतियों पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, खास तौर से वैज्ञानिक रूप से कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें जलीय कृषि, मछली पालन और वानिकी भी शामिल है। इसके अलावा एक और प्रमुख पॉइंट है इसमें शहरी नियोजन का, यानी अर्बन प्लानिंग का, जिसके अंतर्गत हम शहरों का विकास ऐसे करेंगे ताकि जैव विविधता को भी उसमें समावेशित किया जा सके। वहां पर हरित स्तर पर हरित बेल्ट बनी हो, ठीक, हरित पट्टी बनाई जा सकती है, वहां पर खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा नदियों, झीलों, उनका भी वहां से अगर निकलना होता है तो उनको भी कैसे हम उस पूरी प्लानिंग में शामिल कर पाएंगे, इसकी बात है। अब 2050 का रोड मैप इसमें क्या कहता है, तो 2050 के लिए ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में कई सारी बातें हैं, जैसे कि पहली बात, पारिस्थितिकी तंत्र को हमें स्वस्थ रखना है। इसमें शामिल है जैव विविधता से मिलने वाली पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को मापना और महत्व देना। यानी हमें प्रकृति से मिलती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उनको मापते नहीं है डायरेक्टली, जब तक हम उनका उत्पादन के रूप में उसका उपयोग ना करने लगे और इसको महत्व भी नहीं देते। तो उसको महत्व देना होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। इसके अलावा आनुवंशिक संसाधनों को मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ के रूप में साझा करना, स्वदेशी लोगों के साथ आनुवंशिक संसाधनों की डिजिटल सीक्वेंसिंग, सभी देशों के लिए संसाधनों को जुटाना, अनुमानित $700 बिलियन का, जिससे जैव विविधता अंतर को बांटा जा सके देशों के बीच में, उन देशों को सहायता दी जा सके जो जैव विविधता के प्रयास में लगे हुए हैं। तो समस्या आएगी कि फिर फंडिंग मिलेगी कहां से, धन हमें कहां से मिलेगा। तो 2030 तक एक लक्ष्य है कि हर साल $200 बिलियन हम जुटाएंगे। कैसे, वो देश अपने घरेलू स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, सार्वजनिक और निजी स्तर पर प्राप्त धन का उपयोग करेंगे। यानी इसमें अभी तक हमने जिन लक्ष्यों की बात की है उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था आएगी और देशों के स्तर पर उसको लागू करेगी। ये जो लक्ष्य है ये सभी देशों के लिए ही है कि देश राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान को अपना करके इनको लागू करेंगे। तो देशों को इसलिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, पैसा चाहिए होगा, तो इस तरह से वो इस फंड को जुटाएंगे। इसके अलावा एक बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषण की, यानी कि विकासशील देशों के लिए विकसित देशों द्वारा किया गया योगदान। तो इसकी भी बात इसमें की गई है कि विकासशील देशों को 2025 तक कम से कम $20 अरब प्रतिवर्ष विकसित देशों की तरफ से दिए जाएंगे और 2030 तक $30 अरब ये विकसित देश देंगे। इसके अलावा कुछ और व्यवस्थाओं की बात है, जैसे 2023 तक इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात की गई है और 2030 तक एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बना करके जो वित्त की व्यवस्था है उसको एक तरीके से मैनेज किया जाएगा, ताकि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में संतुलन बना रहे। अब बात करें चुनौती के बारे में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कुछ अर्थशास्त्रियों और जो पर्यावरण संरक्षक हैं उनकी तरफ से आया है। इस पॉइंट को आप चाहें जरूर से इसको नोट कीजिएगा। तो विकास के मानक के रूप में इसमें कहा गया है हम जीडीपी को देखते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में हम जितना किसी देश के द्वारा सकल स्तर पर उत्पादन किया गया होता है उसको ही विकास का पैमाना मानते हैं। कोई देश की जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ रही होती है हम मानते हैं कि उतना ही अच्छा है, लेकिन इसमें एक पॉइंट हम जो मिस कर जाते हैं वो है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स वाला पॉइंट। तो यानी हमारी कोई भी अगर एसेट है तो वो आने वाले समय में उसके उपयोग करने के दौरान वो एक घिसती है, उसमें घिसाव आता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन के रूप में मापते हैं। ऐसे में हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो प्रकृति से आ रहे हैं, हमने उन्हें कहीं हवा में तो बनाया नहीं है। तो हम जो उत्पादन के रूप में जीडीपी को बढ़ाना हमेशा मानते हैं कि उत्पादन करने से जीडीपी बढ़ रही है, हम उसमें इसको शामिल क्यों नहीं कर रहे कि हम प्रकृति से भी संसाधनों को दोहन कर रहे हैं उनका, और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कहाँ काउंट होगा। ठीक, इसी के लिए फिर एक सुविधा की बात की गई है, इंक्लूसिव वेल्थ, एक इस तरह की व्यवस्था को अपनाए जाने की बात है, IW इसको कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी जीडीपी के मापने में जिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया उनको भी अब हम उसमें शामिल करेंगे। अगर हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया और हमारे पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तो वो भी हमारे लिए संसाधन है, और जिन प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमने योगदान दिया एक तरह से वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होना चाहिए, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो हम एक तरह से प्रकृति के द्वारा दी गई उन अमूल्य संसाधनों की सराहना भी करते हैं और उनको
जो मापने की इकाई है उसमें शामिल भी करते हैं, ताकि हमारा जो मापन है दोषपूर्ण ना रहे। तो हम मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन और प्राकृतिक पूंजी को भी इसके अंतर्गत शामिल करके देखें। यानी अगर बात हम करें किसी अफ्रीकी देश की जहां पर पर्यावरणीय संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस देश ने आर्थिक रूप से उत्पादन या फिर इंडस्ट्रीज को नहीं लगाया है, तो हम क्या कहेंगे कि वह देश पिछड़ा हुआ है, उसकी जीडीपी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पास अगर उसने प्राकृतिक संसाधनों को बचा करके रखा है, जैव विविधता को बचा करके रखा है, तो ये उसका इस दिशा में किया गया सराहनीय प्रयास माना जाएगा और वह देश के वेल्थ में, उसके इंक्लूसिव वेल्थ के रूप में शामिल होगा। ठीक है, तो इसके साथ इसको कंक्लूड करेंगे। इसके अलावा एसडीजीज की भी बात इसमें आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें गोल नंबर 13 है, गोल नंबर 14 है और 15 है, यानी क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, ये तीनों सीधे रूप से इस विषय से जुड़ते हैं। इसके अलावा हमने इसमें सस्टेनेबल सिटीज की भी बात की है, तो इसकी भी बात आएगी। इसके अलावा आपको ये पूरा चार्ट एक बार फिर से याद कर लेना है, ताकि कोई भी विषय या फिर कोई भी उत्तर आप लिखें तो एसडीजी को ना भूलें। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देंगे तो उत्तर आपका अपने आप में अच्छा और प्रामाणिक माना जाएगा। इसके अलावा जो COP 15 की बैठक में हमने गोल अपनाए हैं, चाहे वो 2030 के लिए हो या 2050 के लिए हो, आपको याद होगा जो क्लाइमेट एक्शन की बैठक हुई थी COP 27, उससे ये सीधे सीधे जुड़ते हैं। अगर जैव विविधता कहीं देश में या विश्व में मौजूद नहीं होगी तो क्लाइमेट के स्तर पर जो स्थितियां हैं और ज्यादा बिगड़ेंगी। यानी हम जैव विविधता का संरक्षण करके कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन के लिए भी कदम उठा रहे हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखें आज का सवाल, COP 15 में अपनाए गए वैश्विक जैव विविधता संरक्षण फ्रेमवर्क के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है, हमने जो भी बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं आपको केवल उनको ही यहाँ पर पॉइंट्स में लिखना है, ताकि वो आपके माइंड में बनी रहे। हो सकता है कुछ समय बाद इस सेशन को सुनने के बाद आप इन पॉइंट्स को भूल जाएं, तो या तो इस सेशन को देखने के बाद लिख सकते हैं या एक आध हफ्ते बाद के लिए इसको रख सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रिकॉल कीजिएगा कि आप कितना इसको लिख पा रहे हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। हमें जरूर लिखिएगा कि यह सेशन आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। शुक्रिया।